एपीएस शंकर बिहार क्लास 10th मैथमेटिक्स प्री बोर्ड 1 का पेपर ये आपको सामने दिख रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कंप्लीट सोल्यूशन चेक करने जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो सेक्शन के प्रॉब्लम्स होंगे मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। तो जिनका रिवीजन कंप्लीट हो गया है वो मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे उनके 20 ऑब्जेक्टिव में कितने सही हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्पीड होती है, मेरे साथ आप सॉल्व करोगे आपकी स्पीड बनी रहेगी। अदरवाइज अगर आपकी स्पीड स्लो होती है तो फिर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता, फिर आपके मार्क्स कम आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके देखते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m प्लस 4 देन द वैल्यू ऑफ m इज। यहाँ पे दो नंबर 12 और 42 जिसका एलसीएम दे रखा है। अब एलसीएम m के टर्म में है इसलिए एलसीएम पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 12 का फैक्टराइजेशन आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2 पावर 2 एंड 3 एंड द फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज 2 3 एंड 7। जब इसका एलसीएम लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और इसका मल्टीप्लीकेशन आता है 84। तो आप लिखोगे 84 इक्वल टू ये जो दिया हुआ है 10m प्लस 4। यहाँ सॉल्व करोगे तो 10m इक्वल टू आ जाएगा 80 एंड m इक्वल टू 8, यानी यहाँ पे जो पहला आंसर होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -4 एंड -5। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका जीरोस यहाँ पे दे रखा है। एक जीरो है -4, एक है -5। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लिखते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, सम एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इनका सम और प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो एल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा -5 -4 मीन्स -9 और एल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो आप करोगे -4 इंटू -5 मीन्स +20। अब जो पॉलिनोमियल लिखते हैं उसमें सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो एल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस साइन के साथ आता है और यहाँ माइनस पहले से है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो +9x लिखना है और एल्फा इंटू बीटा का साइन सेम रहता है, ये साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखना है। ये वाला पॉलिनोमियल होगा, इसका ऑप्शन आप चेक कर लोगे, ये भी आपको बी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 will have infinitely many solution। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों इक्वेशन अगर मेनी सोल्यूशन शो करते हैं तो उस कंडीशन में c की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे इन्फिनाइटली सोल्यूशन के लिए जो कंडीशंस होती है वो लिखते हैं, उसके बाद फिर चेक करेंगे इसका आंसर क्या होगा। अब इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन के लिए हम लोग लिखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज अगेन इक्वल टू c1/c2। अब a1 की जगह यहाँ पे वैल्यू है c, a2 की जगह वैल्यू है 6, ये इक्वल होगा -1/-2 इक्वल टू -2 एंड -3। अब यहीं पे आपको c की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों इक्वल हैं लेकिन अगर आप सेकेंड और थर्ड इन दोनों रेशियो को चेक करोगे तो ये सेम नहीं आ रहा और ये सेम होना चाहिए इनफाइनाइटली सोल्यूशन के लिए। ये सेम नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पे c की वैल्यू बता नहीं सकते क्योंकि इससे इसकी वैल्यू कुछ और आएगी और इससे इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लिख दोगे यहाँ पे कि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी इसकी नो वैल्यू होगी। तो इसका आंसर कर देना है आपको डी। क्वेश्चन नंबर 4, the graph of the polynomial px cut the x-axis at 3 points and touches it at 2 points. The number of zeros of px is। कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल के लिए इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। जितने पॉइंट पे वो कट और टच करता है उतने उसके सोल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन आपको कर देना है कुल 5, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, the median of a set of 9 distinct observation is 20.5. If each of the largest 4 observations of the set is increased by 2, then the median of the new set is। अब यहाँ पे 9 ऑब्जर्वेशंस कुल दिए गए हैं, तो 9 ऑब्जर्वेशन को आप जब मीडियन निकालते हो तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो मान लीजिए 9 जो नंबर्स हैं उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो मान लीजिए ऐसे हमने लिख दिया ABCDEFGHI, ये कुल 9 नंबर हो गए। 4 नंबर इधर से छूट गया, 4 नंबर इधर से छोड़ दिया, बीच वाला नंबर हमारा मीडियन होगा जिसकी वैल्यू 20.5 बोला गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो स्टार्टिंग के 4 हैं, क्योंकि बड़े वाले यहाँ 4 बोल रहा है और हमने बड़े से छोटे मान लो लिखा हुआ है इसका,
तो जो स्टार्टिंग के 4 हैं उसको कह रहा है कि ये 2 बढ़ा रहा है, तो सबको 2 बढ़ा दो। तो ये बड़े पहले से थे और बड़े हो गए। तो क्या इन 5 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलोगे नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो बीच में पहले भी ई आया था, बीच में अभी भी ई आएगा, और इसका जो मीडियन है 20.5 है, इसलिए ये अभी भी 20.5 ही रहेगा। इसलिए आपको ऑप्शन चेक कर लेना है, रिमेन सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। What is greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes? यानी आपको एक स्पीड बतानी है जिस स्पीड से अगर ये गर्ल मूव करेगी तो ये 95 और 171 दोनों डिस्टेंस को एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट में कवर कर लेगी। सो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे एक नंबर बताना है जो 95 और 171 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, और वो नंबर होगा इन दोनों का HCF। इसलिए आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे इनका HCF। ठीक है, तो फैक्टराइज कर दो। 95 का फैक्टर आप लिखोगे 5 इंटू 19, और 171 इसका फैक्टर आप लिखोगे 3 टू दी पावर 2 एंड 19। तो इन दोनों का जो HCF है वो आपको मिल जाएगा 19। इसलिए जो स्पीड होगी वो होगी 19 मीटर पर मिनट, और ये आंसर आपको चेक कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एंगल BAC 90 डिग्री, ये BAC 90 डिग्री है और AD परपेंडिकुलर BC है। तो बताना यहाँ पे रिलेशन कौन सा सही होगा। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक से आप आसानी से लिख सकते हो यहाँ पे दो छोटे वाले ट्रायंगल की जो सिमिलरिटी है वो क्या आती है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें BC का स्क्वायर लिखा हुआ है। BC का स्क्वायर लिखने का मतलब आपको दो ट्राइंगल यहाँ पे ऐसा यूज करना है जिसमें BC साइड आएगी, और BC साइड ये पूरी बड़ी वाली साइड है जो केवल ट्राई एंगल ABC में आ रहा है, और दूसरे किसी में BC साइड आने वाला नहीं है, दो छोटे वाले में। इसलिए जो BC स्क्वायर वाला ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन कभी भी आंसर में आएंगे नहीं। तो दो ऑप्शन तो चले गए। अब इसी दो ऑप्शन को आपको चेक कर लेना है। तो दोनों ऑप्शन में देखो AD स्क्वायर आया हुआ है, मतलब आप दो ट्राइंगल ऐसा यूज कर रहे हो जिस दोनों में AD आ रहा है। तो AD एक इस छोटे वाले में आएगा और AD इस छोटे वाले में भी आ रहा है, इसलिए इन्हीं दोनों को आपको सिमिलर करना है। ठीक है, तो सिमिलर करने के लिए इनका ट्रिक क्या है, अब इसको ध्यान से देख लो, आपको कहीं पे भी लिखना होगा इसी तरीके से लिख लेना। इस छोटे वाले का जो एंगल A होता है ये इसके एंगल C के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा इसका जो एंगल A होगा इस वाले का वो इसके B के बराबर होगा। ठीक है, और दोनों का D बराबर होता है, आपको मालूम है। तो इसको याद रखोगे, इसका A इसके B के बराबर, इसका A इसके C के बराबर होता है। तो अब इन दोनों को सिमिलर लिखोगे तो आपको लिखना होगा ट्राई एंगल ABD सिमिलर टू ट्राई एंगल। इस ABD में A के बराबर इसका C है इसलिए C पहले लिखना है, और इसके B के बराबर इसका A है और D के बराबर D है, इस तरीके से। और ये लिख लोगे तो फिर रेशियो से आसानी से आपको रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे लिखोगे AB का रेशियो AC के साथ इक्वल है BD रेशियो AD, एंड इट इज अगेन इक्वल टू AD रेशियो CD। अब इन्हीं दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा इधर AD स्क्वायर और इधर आ जाएगा BD इंटू CD। तो BD इंटू CD वाला ऑप्शन देख लो, ये C वाला सही लग रहा है, इसको करेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। In the given figure, if BA perpendicular to AC and DC perpendicular to AC and AB equal to 14 centimeter, then the value of tan B is tan B, यानी कि यहाँ पे जो B है इसके एंगल के लिए आपको कुछ यहाँ पे हिसाब देना है। ठीक है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है कि जो AB है वो AC पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री, और DC AC पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री होगा तो इस ट्राइंगल से आप AC निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो 169 होगा 13 का स्क्वायर, उसमें से 25 माइनस करोगे तो 144, स्क्वायर रूट करोगे 12 आएगा, मतलब जो AC है वो 12 है, तो जो ED है वो भी 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो AB की पूरी लेंथ है वो बोल रखा है 14 सेंटीमीटर, उसमें से जो AE है वो 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये 5 है इधर, तो इधर भी 5 हो गया, तो जो ऊपर वाला होगा
ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो। tan b इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा मतलब 12, और बेस होगा 9। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 4/3। तो 4/3 आपको चेक कर लेना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, if 1 2 4 3 x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then the value of x is। एक आपको सबसे पहले बनाना है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम इस तरीके से बना लेते हैं और चारों वर्टेक्स लिख देते हैं 1 2। ये साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए आप ऑर्डर में ही लिखोगे x6 एंड 3 5। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, तो इसका अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो आपको मालूम है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, और जब ये बाइसेक्ट करेंगे तो जो बीच वाला पॉइंट होगा ओ, ये मिड पॉइंट होगा। किसके लिए? AC लाइन के लिए भी और BD लाइन के लिए भी। ठीक है, तो इसका O का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं P एंड Q। तो इस P का कोऑर्डिनेट आप चाहे AC पॉइंट से निकालोगे चाहे BD पॉइंट से निकालोगे, आप निकालोगे P, इसलिए दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। PC को इक्वेट करोगे आपको X मिल जाएगा। तो अगर P की वैल्यू अगर आप AC लाइन से लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? ये P मिड पॉइंट होगा, इसलिए लिखोगे x1 प्लस x2/2। ये हो जाएगा 1 प्लस x/2। और अगर इसी P का कोऑर्डिनेट अगर आप BD लाइन से लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे? x1 प्लस x2/2 मीन्स 3 प्लस 4/2। अब ये दोनों वैल्यू हमने किसकी निकाली है? पॉइंट O के P कोऑर्डिनेट की, तो दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए इन दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, तो लिखोगे 1 प्लस x/2 इक्वल टू 3 प्लस 4/2। 2 2 कट होगा, 1 प्लस x इक्वल टू 7 हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो चेक कर लोगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है, द n-1th टर्म ऑफ द AP इज गिवन बाय दिस इज। यहाँ पे AP दे रखा है, उसका कह रहा है कि n-1th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो आपको मालूम है अगर आप an का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो? a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर आपको n की जगह n-1 लिखना होगा तो क्या लिखोगे? a n-1 इक्वल टू a प्लस, इस n की जगह लिखोगे n-1, ये -1 पहले से था, साथ में d रहेगा, मतलब ये हो गया a प्लस n-2 इंटू डी। ठीक है, अब a और d की वैल्यू यूज कर लो रिलेशन से। a है यहाँ पे 7, तो 7 प्लस n-2 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5। तो इसको लिखोगे 7 प्लस 5n-10 मीन्स हो जाएगा 5n-3। तो आप चेक कर लो, an-1 की वैल्यू 5n-3 होना चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा डी वाला करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इन गिवन फिगर इफ PQR इज द टेंजेंट टू अ सर्कल एट O, ये O की जगह Q होना चाहिए। AB is a chord parallel to PR and angle BQR equal to 70 degree, then angle AQB is। यहाँ पे एंगल AQB यानी कि पूरा एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों छोटे ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि जो AB लाइन है वो QR के पैरेलल है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और जो QR है वो टेंजेंट होगा Q पॉइंट पे, इसलिए ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये 90 डिग्री होगा इसका मतलब कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है 90 डिग्री पे, इसलिए जब सेंटर से 90 डिग्री पे लाइन आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा वो कार्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसको 90 क्यों लिखा आप समझ लीजिए, ये लाइन पैरेलल बोल रहा है, और ये वाला 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक, तो इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड बराबर हो गई, आपको पता चल गया, और ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये पता चल गया। और ये वाली जो लाइन है दोनों में कॉमन है, ये डायमीटर वाली। ठीक है, इसलिए ये दोनों फिगर हो गए कांग्रुएंट, और जब ये कांग्रुएंट हो जाएंगे तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने आंसर पे। ये पूरा एंगल 90 है, जिसमें से इतना जो वैल्यू है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, तो जो अंदर वाला एंगल होगा इतना, ये वाला एंगल होगा 20 डिग्री,
तो इधर वाला भी इसी के बराबर होगा 20 डिग्री, और दोनों मिल के हो जाएंगे 40 डिग्री। इसलिए इसका आंसर आपको लिख देना है 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, इफ tan 3x minus 15 इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। यहाँ पे आपको चेक करना है tan किस एंगल के लिए जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो आपको पता चल जाएगा थीटा यहाँ पे 45 है, मीन्स 3x माइनस 15 की वैल्यू यहाँ पे है 45। तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 60 और x इक्वल टू आ जाएगा 20। ऑप्शन चेक कर लेना है, ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन पी की वैल्यू यहाँ पे पूछा हुआ है, दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, एल्फा को एज्यूम कर लो पी, तो जो बीटा है हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/p। जब एल्फा इंटू बीटा लिखोगे तो आपको लिखना होगा p इंटू 1/p मीन्स 1। यानी जब भी रेसिप्रोकल देगा तो हमेशा प्रोडक्ट से आंसर आप निकालना और प्रोडक्ट की जगह यूज करना है 1। तो प्रोडक्ट 1 हो गया, और एल्फा इंटू बीटा हम लोग रिलेशन से क्या लिखते हैं, c/a। c की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है p। सॉल्व करोगे तो p इक्वल टू आ जाएगा 2। आंसर चेक कर लेना, p इक्वल टू 2, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, if the mean of first n natural number is 5n/9 then the n is। अब यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन बोल रहा है 5n/9 है, तो पहले यहाँ पे मीन निकालना पड़ेगा। नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से एपी होगा। आप लिखोगे यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा n/2, 2a मीन्स 2 प्लस n-1, डिफरेंस यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये हो गया n/2 n+1। अब यहाँ पे मीन लिखोगे तो आपको डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1/2। और इसकी वैल्यू इन्होंने बोल रखा है कि मीन यहाँ पे 5n/9 है, इसे दोनों सेम होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10n इक्वल टू 9n+9। 9n को इधर भेज दो तो n इक्वल टू आ जाएगा 9, मतलब यहाँ पे टोटल जो टर्म्स होंगे वो 9 होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल जिसके जो दो रेडियस होंगे उनके बीच का एंगल बोल रखा है 110, तो एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल 110 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा है कि देन द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज। तो कह रहा है कि इस रेडियाई के एंड से जो दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया उसके बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा होगा। यहाँ पे ये 110 होगा तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होता है, तो आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द मॉडल क्लास इज। मॉडल क्लास आपको कैसे मिलता है, मोड वाले रिलेशन में आपको मालूम है कि आपको देखना होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल होगा उसी को मॉडल क्लास हम लोग बोलते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। 0 10 का मतलब हो गया 0 से 10, ये हो गया 10 से 20, दिस वन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये हो गया क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये सी एफ के टर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐड करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले का 3 रहेगा, 12 में से 3 माइनस कर दोगे तो इसका आ जाएगा 9। 12 27 से माइनस करोगे तो आ जाएगा 15। 57 से 27 माइनस करोगे तो 30। 57 माइनस करोगे 75 से तो आ जाएगा 18, और 75 80 से माइनस करोगे तो आ जाएगा 5। ये आपको सी एफ से एफ निकाला गया है, ये आपको आना चाहिए। बस सी एफ को कंटिन्यूअसली एक दूसरे से माइनस करते जाना है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 30 दिख रही है, तो इसी के साथ वाला जो क्लास इंटरवल होता है उसी को हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं, इसलिए हो जाएगा 30 से 40। क्वेश्चन नंबर 17, the probability of guessing the correct answer to a certain question is p/12 if the probability of not guessing the correct answer of the same question is 3/4 then the value of p is। तो जब सेम इवेंट के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की बात होती है तो दोनों का जो प्लस होता है हमेशा 1 होता है। तो किसी भी इवेंट के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों का हिसाब यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए दोनों को ऐड करके आपको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए 1। इसी को सॉल्व कर देना है। 3/4 को इधर भेज दोगे तो ये माइनस हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा 1/4। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी p यहाँ पे 3 है।
क्वेश्चन नंबर 18, इफ पी कॉट थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है रूट के अंदर, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे रूट को सबसे पहले हम लोग हटाएंगे। रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ करना है स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आप जानते हो कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ है, और वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इधर ये रिजल्ट ऐसे ही रहेगा। अब इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब अगर यहां से स्क्वायर हटाओगे तो लिखोगे कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू बाई पी, और कोसेक साइन का अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा लिखोगे तो हो जाएगा पी बाई क्यू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद दो असर्शन रीजन यहाँ पे हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। असर्शन में कह रहा है कि द पॉइंट माइनस वन कॉमा सिक्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट माइनस थ्री टेन एंड सिक्स माइनस एट इन द रेशियो टू रेशियो सेवन इंटरनली। इंटरनली बोलने का मतलब हो गया कि जो रेशियो है उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो रेशियो में अगर नेगेटिव साइन आता है तो आंसर गलत नहीं होता है, याद रखना। वो आंसर सही होता है, बस वो जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन वाला वो आउटसाइड ऑफ द लाइन होगा। ठीक है, यानी एक्सटर्नली कट करता है। तो यहाँ पे इंटरनली कट कर रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए टू रेशियो सेवन। ठीक है, तो जो दो पॉइंट है उसमें एक पॉइंट हो गया आपका माइनस थ्री एंड टेन, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है सिक्स एंड माइनस एट। उसको कट करने वाला माइनस वन और सिक्स है। तो किसी से आप आंसर निकाल सकते हो, एक्स से या वाई से, किसी एक से आंसर मिल जाता है। रेशियो एज्यूम कर लेते हैं के इज टू वन, और यहाँ पे मैं एक्स यानी कि माइनस वन से आंसर निकालूंगा। तो बीच वाला जो माइनस वन है उसको क्या लिखोगे, एक्स के साथ रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के का सिक्स के साथ सिक्स के हो गया, वन का माइनस थ्री के साथ माइनस थ्री हो गया, डिवाइडेड बाई रेशियो का सम मीन्स के प्लस वन। अभी इधर आके माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया माइनस के माइनस वन, और इधर हो गया सिक्स के माइनस थ्री। इस माइनस के को इधर भेज दोगे तो सेवन के हो जाएगा, इस माइनस थ्री को इधर भेजोगे तो टू हो जाएगा। के की वैल्यू आ जाएगी टू रेशियो सेवन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो बोला हुआ है हिसाब ये सही है, ये हो गया ट्रू। रीजन कह रहा है कि गिवन थ्री पॉइंट्स ए बी सी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। कह रहा है कि जो ए बी सी है वो बनाएगा अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वहां पे ए बी बी सी और ए सी की लेंथ सेम आती है। तो ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन कर देना बी। क्वेश्चन नंबर 20, इस असर में बोल रहा है रूट थ्री मल्टीप्लाई टू प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट थ्री का अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टू रूट थ्री और प्लस थ्री। यहाँ पे रूट थ्री नंबर आ रहा है इसलिए ये इरेशनल होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कह रहा है कि हमेशा इरेशनल होगा, ये हिसाब है गड़बड़। तो यहाँ पे एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन हो जाएगा सी। ये तो हो गए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस है उसको मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, फिर 22, 23 एंड 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद ये है 27, देन 28, 29, 30, 31, this is 32, 33, then 34, this one is 35। उसके बाद केस बेस्ड प्रॉब्लम होगा 36, देन 37। इसका यहाँ पे स्टेटमेंट केवल है, इसके क्वेश्चन इधर होंगे। और इसी का 38 वाला पार्ट, इसका आर वाला ये रहा। ये पूरा पेपर हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।